टू द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को जब एनालाइज किया गया तो कुछ ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो कि इस चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करके जाना चाहिए ताकि आपके बोर्ड में 95% से ज़्यादा मार्क्स आ सके। और हाँ, इस सेशन को आप पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हम उन चीज़ों को समझिए और मैं ये भी बताता हुआ चलूँगा कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसमें पूछा क्या जा रहा है और किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हाय, माय नेम इज आयुष राज एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 मार्कर क्वेश्चन से। सबसे पहले कि वो 2 रीज़न बताइए जिसके कारण से इमरजेंसी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था इन द ईयर 1975। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया था कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। दूसरी चीज़ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है और उसके बाद इवन सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। उससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि प्रधानमंत्री को अब स्टेप आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और इसके कारण से अंतोगत्वा इमरजेंसी इम्पोज कर दिया जाता है ऑन द जून 1975। दूसरा प्रश्न है कि वो 2 फैक्टर बताइए जिसके कारण से कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे इमरजेंसी डिक्लेरेशन से पहले। पहली चीज़, जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था 1971 का वो गड़बड़ था और उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से 6 साल के लिए मना कर दिया गया, रोक दिया गया, जिसके कारण से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उनके रेजिग्नेशन की मांग कर दी। तो पहला रीज़न ये था। दूसरी चीज़ कि उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा था, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी आया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी कम थी, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसके कारण से देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, इन सब जगहों पे वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। सो दीज वेयर द 2 रीजंस ऑफ दोज प्रोटेस्ट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटल इवोल्यूशन एडवोकेटेड बाय जयप्रकाश नारायण। 2022 का सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बारे में आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करी थी और ये एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट था जिसमें बेसिकली जो मुद्दा था वो करप्शन को ख़त्म करना था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को लाना चाहिए और पूरे तरह से कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड पॉलिटिकल आउटलुक को चेंज करने की बात थी। तो ये था जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था, टोटल रिवॉल्यूशन। 4 मार्कर के क्वेश्चन पे आते हैं और फोर्थ क्वेश्चन है कि एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 जून 1975। मतलब वो कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जिसके कारण से फाइनली इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। सबसे पहली चीज़ कि सबसे मेन जो था वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का रूलिंग, जिसमें ये चीज़ें निश्चित करी गई थी, ये चीज़ें फाइनली क्लियर हो गई थी कि इंदिरा गांधी का जो 1971 का जो इलेक्शन था उसमें जो जीत हुई थी वो गलत तरीके से हुआ था। इलेक्टोरल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके चुनाव जीताया गया था और उस समय में जो अपोजिशन थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग खड़े होने शुरू हो गए और फाइनली इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पावर का यूज़ करके इंटरनल डिस्टर्बेंस को एज अ रीज़न बताकर उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इनका मेन मकसद यही था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और पावर अपने हाथों में कंसोलिडेट करके रखना, जिसके कारण से अब देखोगे इमरजेंसी इम्पोज हो गया तो फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीन लिए गए, लोग जो विरोध कर रहे थे सरकार के खिलाफ उसको चुप करा दिया गया और अथॉरिटी को कंसोलिडेट किया गया था। एक तरह से अपोजिशन और डिसेंट को सप्रेस करने के लिए ये चीज़ें करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015, 14, 12, 2009 चारों साल ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। 4 कंसिक्वेंसेस बताने हैं इमरजेंसी के, क्या परिणाम निकल के आए। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रो। नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा डिक्लेयर किया गया था ऑन द एड एडवाइस ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इसके कॉन्सिक्वेंस देखो। सबसे पहला, फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, चाहे वो फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या असेंबली हो, मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें, चाहे सिविल लिबर्टीज़ हो, इन सब चीज़ों को छीन लिया गया था। बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, अपोजिशन लीडर्स थे, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको टॉर्चर किया जा रहा था और उनको बिना किसी केस के और बिना किसी सबूत वगैरह के उनको जेल के अंदर में बंद कर दिया जाता था। प्रेस का सेंसरशिप था। चौथी चीज़, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला था, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक जो कंडीशंस थे उसको बेटर करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी निचले स्तर पर था, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था और करप्शन भी काफ़ी जगहों पे व्याप्त था। तो इन सब चीज़ों के कारण इसको ऐसी पॉलिसीज़ वेयर पर लॉन्च करी जाती है ताकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ सकें। तो दीज वर द 4 कंसिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। 4 एक्सेसेस बताने हैं जिसके अंतर्गत
सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था 1975 के इमरजेंसी के दौरान। पहली चीज़ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था, दूसरी चीज़ अरेस्ट वगैरह किए गए थे, सेंसरशिप ऑफ प्रेस या फोर्स स्टेलाइजेशन। फोर्स स्टेलाइजेशन आप जानते हो क्या होता है, जिसके अंतर्गत लोगों को इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें करी जाती हैं जिसके कारण से उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब ये नस्बंदी वाली चीज़ें होती है। और फोर्सली किया गया, ऐसा नहीं था कि लोगों को जागरूक करके करवाया जा रहा है, फोर्सली मैन एंड वुमेन का स्टेलाइजेशन किया गया था। ठीक है, कुछ पैसों का लालच देके, घर का लालच देके ये सारी चीज़ें करी गई थी। तो एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन था और इसमें पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको टारगेट किया गया। तो ये सारे 4 एक्सेसेस हैं जिसको आप लिख सकते हो। पहले 3 जो एक्सेसेस हैं ये करीब करीब आप पिछले आंसर से भी आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होगे। तो दीज वेर द एक्सेसेस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ 1974 इन बिहार एंड रोल प्लेड बाय जयप्रकाश नारायण इन दिस मूवमेंट। 1974 में जो बिहार मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताना है और जयप्रकाश नारायण के रोल के बारे में बताना है। 2014 का सवाल है। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा इंट्रो। 1974 में जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका एक सोशियो पॉलिटिकल अपराइजिंग आप कह सकते हो वो चीज़ थी जो कि बिहार में किया गया था। रीज़न क्या थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और करप्शन के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे थे, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था। जयप्रकाश नारायण का जो रोल था उन्होंने लीडरशिप प्रदान किया, मूवमेंट को गाइड किया था, सपोर्ट मोबिलाइज किया, नॉन वायलेंट तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाई। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से इस्तीफा भी मांगा था और उनकी इन्फ्लुएंस और मोरल अथॉरिटी से ये स्टूडेंट मूवमेंट लीड जो चीज़ें थी उन्होंने इस चीज़ को लीड किया था। अब 6 मार्कर्स की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल है कि हाईलाइट इन 3 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज इन 1975। 2022 का सवाल है कि 1975 के इमरजेंसी से क्या सीखने को मिलता है, क्या लेसन लर्न किया इंडियन डेमोक्रेसी ने। या दूसरे तरीके से पूछा गया है कि 1975 के इमरजेंसी के कारण भारतीय डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या फ़ायदा मिला। ठीक है, तो मतलब दोनों का एक ही तरह से आप अप्रोच करोगे, क्या फ़ायदे मिले। सबसे पहले इसने इंडियन डेमोक्रेसी के वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को उजागर किया। पहली चीज़, इसने ये बता दिया कि भाई साहब आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दोगे लेकिन डेमोक्रेसी वापस से पटरी पर आ जाएगा। इमरजेंसी का एक डार्क पीरियड देखने को मिलता है, करीब 2 सालों तक ये इमरजेंसी चला था, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद ही वापस डेमोक्रेसी वापस आ गई ना, डेमोक्रेटिक सेटअप वापस से काम करना शुरू कर दिया ना। इसका ये अर्थ है कि भारत से आप डेमोक्रेसी को नहीं निकाल सकते हो, भारत के रगों में भारतीय डेमोक्रेसी दौड़ती है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी जो है वो वेरी एसेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी है। ठीक है, आप इसको हटा नहीं सकते हो। दूसरी चीज़, इसने इमरजेंसी प्रोविज़न में जो खामियां थी जिसका उपयोग करके इंदिरा गांधी या कह सकते हो दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उस चीज़ को उजागर किया। क्योंकि आप जानते हो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के हिसाब से भी लगाया जा सकता था। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का डेफिनेशन वहाँ पे नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जयप्रकाश नारायण ने जो एक रामलीला मैदान में लोगों को बुलाया था रैली करने के लिए, उसको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस मान लिया गया। तो इस चीज़ को हटाया गया। उसके जगह आप क्या किया, अगर आप अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया, ताकि आर्म्ड रिबेलियन हो तभी आप इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते। उसके बाद ये भी चीज़ें कर दी गई कि यूनियन कैबिनेट अब रिटर्न में देगी प्रेसिडेंट को, तभी जाकर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी। पहले क्या था, फ़ोन पे बोल दिया हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट आप लगा दो, तो लगा दिया। ये भी चीज़ थोड़ी है, ये रिटर्न में देना चाहिए और कैबिनेट देगा। पहले क्या था, इंदिरा गांधी ने बोल दिया हो गया, इंदिरा गांधी के बोलने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने लगा दिया, ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब कैबिनेट रिटर्न में देगी प्रेसिडेंट को, तभी चीज़ है। मतलब जो प्रोविजंस में खामियां थी, एम्बिग्युइटी थी, उसको उजागर किया कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। तीसरी चीज़, सिविल लिबर्टी का अवेयरनेस फैला, लोगों को राइट्स की वैल्यू पता चली, लोगों को फ्री एंड फेयर जुडिशरी के बारे में या उसकी महत्ता के बारे में पता चला। ठीक है, आप देखोगे कि जुडिशरी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में, उनको भी चीज़ें पता चलती है कि हमारा इंडिपेंडेंट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईलाइट एनी 3 रीजंस फॉर द अपोजिशन पार्टीज टू कम टुगेदर टू फॉर्म जनता पार्टी इन 1977। क्यों जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, इसके 3 कारणों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि 1977 में बनी थी। ये बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी, उनका एक कह सकते हो कि ग्रुपिंग था, जिसके अंतर्गत
जो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी जैसे काले कानून को मतलब काले समय को लेकर आए थे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि कांग्रेस के रूल को ख़त्म करना है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। तो इमरजेंसी के खिलाफ जो भी लोग थे वो सब मिलकर एक जनता पार्टी फॉर्म करते हैं। मकसद यही था कि अथॉरिटेरियनिज्म, इंदिरा गांधी की जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करना है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वापस से लेके आना है और डाइवर्स सपोर्ट जो था उसको मोबिलाइज करना था। उनका मेन मकसद यही था कि एक एंटिटी बनाते हैं जिसमें जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी और जितने भी लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ है सबको एक इकट्ठा करेंगे। और फाइनली इसका परिणाम भी निकल के आता है कि 77 का जब इलेक्शन होता है तो जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है और पहली बार भारत के सेंटर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गिव एनी 3 आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। 3 आर्गुमेंट्स बताइए जिससे जस्टिफाई किया जाता है। तो भाई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था इमरजेंसी लगाना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली लोग रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, इससे नॉर्मल फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स कहा करते थे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैली हो रहे हैं, ये इंदिरा गांधी को बस कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इमरजेंसी लगा दें, और लोगों के भले के लिए, गवर्नमेंट के भले के लिए भी है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे गवर्नमेंट की। तीसरी चीज़ इंटरनल डिस्टर्बेंस को एड्रेस करना। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनिंग था उस समय में, इसके आधार पर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे। और सरकार का ये कहना था कि बार बार ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसके कारण से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ये थ्रेट है, और इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो इमरजेंसी का लगाना। और इन आर्गूमेंट्स को देकर इमरजेंसी लगा दिया गया। इवन ये भी चीज़ें कही गई कि प्रधानमंत्री जो प्रो पुअर प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है या सोशलिस्ट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, गरीबों के भले के लिए चीज़ें कर रही हैं, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सरकार गिराने की कवायद कर रहे हैं, सरकार गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसके कारण इमरजेंसी लगा दिया गया। तो ऐसे आर्गुमेंट्स दिए गए जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट बताने नेशनल इमरजेंसी का। सबसे पहले सिविल लिबर्टी आपकी खत्म हो गई, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली वो सस्पेंड कर दिए गए, मीडिया को सेंसरशिप देखने को मिला। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल रिप्रेशन और अरेस्ट हो गए, जिसके कारण पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सबको बिना ट्रायल के कोर्ट के अंदर बंद कर दिया गया था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, पावर कुछ लोगों के हाथ में, जैसे इंदिरा गांधी थी, उनके पुत्र संजय गांधी, उन सब लोगों के हाथों में आ गया था, किचन कैबिनेट वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था, कुछ लोगों के हाथ में सारे पावर्स आ गए थे। नेक्स्ट प्रोटेस्ट का सप्रेशन हो गया था, मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो और इकोनॉमिक पॉलिसी पे इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अब उनके इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट नहीं थी, अपने हिसाब से इंदिरा गांधी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको लॉन्च कर रही थी, चाहे वो 20 पॉइंट प्रोग्राम हो और ये सारी चीज़ें हो, सारी चीज़ लॉन्च कर रही थी उस समय में। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक पॉलिटिकल कंसिक्वेंस की बात करें तो उसमें लोगों में गुस्सा देखने को मिलता, गुस्सा फूटा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरुआत में लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया था, लेकिन उनको जब एहसास हुआ कि भाई इमरजेंसी से नुकसान हमारा हो रहा है, तो उन्होंने फिर कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े हो गए, और इसका खामियाजा 1977 के इलेक्शन में देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ इमरजेंसी इन 1977। 1977 में जब इमरजेंसी हटाया गया उसके बाद क्या क्या बदलाव भारत के पॉलिटिक्स में देखने को मिला। जनता पार्टी का फॉर्मेशन होता है, अपोजिशन पार्टी इकट्ठा आती है कांग्रेस को बाहर रखने के लिए, इमरजेंसी जैसे चीज़ों से जो भी लोग त्रस्त थे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। कांग्रेस की हार देखने को मिलती है, पहली बार सेंटर में लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार जाती है। तो ये 1952 से जो सिलसिला चला आता रहा है कि कांग्रेस ही चुनाव जीती थी, वो खत्म होता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक की स्ट्रेंथनिंग होती है, डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन किया जाता है। एक तरह से आप कहोगे कि जो भी एक्सेसेस किए गए थे, जो भी एम्बिग्यूटीज़ का फ़ायदा उठा के इमरजेंसी लगाया गया था, उसको ठीक किया गया। जब जनता पार्टी की सरकार आती है उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द जनता पार्टी गवर्नमेंट फेल टू कंप्लीट इट्स। आपको पता है कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार कुछ ही महीनों के बाद गिर जाती है, उसके बाद
जो चरण सिंह है उनकी अंदर में नेतृत्व में सरकार बनती है विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, वो भी कुछ समय गिर जाती है और 1980 में दोबारा चुनाव हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जनता पार्टी सरकार क्यों इतने कम समय में ही गिर गई। मेन कारण था कि उनका एक कॉमन प्रोग्राम नहीं, कॉमन कुछ एक पॉलिसी नहीं था, सिग्निफिकेंट कुछ पॉलिसी चेंज नहीं लेके आया गए। बस कांग्रेस को हराने के नाम पर तो जीत गए, लेकिन उनका एक कोई पॉलिसी नहीं था, कोई एक रास्ता नहीं था जिसको लेकर आगे बढ़ सके। साथ ही साथ उसके अंदर में बहुत सारे लीडर्स थे जो कि ये चाहते थे कि हम नेता बने और हम प्रधानमंत्री बने। जैसे चौधरी चरण सिंह, वो चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने। फिर जगजीवन राम थे जो कि चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई। तो ये तीनों लीडर्स में एक तरह से पॉलिटिकल रेस चल रहा था कि हम प्रधानमंत्री बने, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग इसके कारण नाखुश थे। तो ये चीज़ है, मतलब साथ तो आ गए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती और इसके कारण से सरकार गिर जाती है। फिर चौधरी चरण सिंह विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस सरकार बनाते हैं और वो भी कुछ ही महीनों में गिर जाती है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि 1980 के चुनाव में कांग्रेस वापस जीत जाती है। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप केवल लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो फिर जो पब्लिक है वो भी आपको परहेज कर दी और 1980 के चुनाव में वापस से कांग्रेस पावर में आ जाती है। ऑल बिकॉज कि जनता पार्टी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकी, लोगों के जो भी इंटरेस्ट थे या लोगों के जो भी ग्रीवांसेस थे उसको सही तरीके से नहीं फुलफिल कर पाई। लोग जिस मकसद से उन लोगों को सत्ता पे बिठाया था वो पूरा नहीं कर पाए। तो इस कारण से फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर जाती। 14th क्वेश्चन है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। देखो बहुत सारे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। सबसे पहला तो केशवानंद भारती केस 1973 की बात है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था कि संविधान में आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आर्टिकल 368 के अंदर में, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो था कांग्रेस पार्टी के लिए और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए। फिर जो एन साहब थे, जस्टिस एन, उनको बना दिया जाता है चीफ जस्टिस, जबकि उनके ऊपर में 3 जजेस थे और परिपाटी यही चली आ रही थी। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, बट एन को बना दिया जाता है क्योंकि उनके ऊपर जो 3 जजेस थे ना, वो केशवानंद भारती केस में उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण टसल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस समय में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल देखने को मिलता है और इंदिरा गांधी कई सारे अमेंडमेंट्स को जुडिशरी ने फिर उसको नल एंड वॉइड भी क्रिएट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ सा कमीशन कंस्टिट्यूटेड आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। सा कमीशन के फाइंडिंग्स के बारे में बताना है आपको, तो सा कमीशन के बारे में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। इट वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी इन 1977। और इसको क्या काम दिया गया था कि इन जो भी सरकार ने एब्यूजेस ऑफ पावर किए, मतलब इमरजेंसी के समय में सरकार ने क्या क्या अपने पावर का दुरुपयोग किया है, क्या क्या एक्सेसेस किए, इसके बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार करो और वो सबमिट करो। इसमें बहुत सारे लोगों को एविडेंस कलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों को टेस्टिमनीज देने के बुलाया गया और इसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि बहुत बड़े स्केल पर लोगों को अरेस्ट किया गया था। करीब 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसमें बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स भी थे। साथ ही साथ इसमें प्रेस को दबाने की बात करी गई, जिसमें प्रेस की बिजली काट दी जाती थी और सेंसरशिप लगाया गया था। बाद में इस कमीशन की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसको प्रेजेंट भी किया गया था, जिसमें ये चीज़ें लिखी गई थी कि भाई साहब इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पावर अब्यूज़ किया था। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जामिन द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू क्रश। नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। 1967 में नक्सलबारी, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव था नक्सलबारी, वहाँ से ये शुरू होता है, इसलिए इसको नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात थी। कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो देखो सीपीआईएम के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था और बाद में इसे टूट कर सीपीआईएमएल बनते। पहले तो सीपीआई था, उससे टूट कर सीपीआईएम बना था और उससे फिर टूट कर सीपीआईएमएल बना था, जिसको लीड कर रहे थे चारू मजूमदार। उन्होंने मतलब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था इंडियन डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानता था और गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छुप छुप के लड़ने वाली जो पद्धति है उसको अपनाया था और ज़बरदस्ती जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ज़मीन ये छीनते थे और गरीब लोगों में बांट दिया करते थे, आदिवासी लोगों में बांट दिया करते थे। लेकिन जो रास्ता था इनका ये वायलेंट रास्ता था, मतलब हथियार के बल पर और हिंसा के बल पर ये सारी चीज़ें किया करते थे।
उनका मेन रीज़न यही दिया जाता था, या उनका जो दलील था वो यही था कि आदिवासीज़ के या जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम ज़रूरी है। इसको दबाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीजर्स लिए थे, हालांकि पूरी तरह से इसको बंद नहीं कर पाए, और ये अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी ये फैलता चला गया, जिससे हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है आज तक। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। इस चैप्टर में कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिसकी आपकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने हिसाब से चीज़ों को भी फ्रेम करना है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी करने हैं। अगर आपको लगता है बेहतर आप इससे आंसर लिख सकते हो तो, और अगर आपको समझने में कहीं पर भी कठिनाई हुई हो, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। और फिर अब तक जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए चैप्टर से, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्टे लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे है। जय हिंद।